सबसे पहली और अहम खबर, सबसे पहली और अहम खबरों से मैं आगाज करने वाला हूं, इसलिए जरा गौर से सुनते जाइए। लंदन में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और उस बड़ी गिरफ्तारी में एक खातून समेत उसके खानदान के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मगर इस पूरे खानदान को चलाने वाला नेटवर्क जो चलाता है, उस नेटवर्क का एक अहम सरगना इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और उसका नाम है अंकल। कौन है ये अंकल और अंकल तक की कहानी पहुंचने में मैं आपको एक तहलका अंगेज इंकशाफ करने वाला हूं, लेकिन आखिर में इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। आइए सबसे पहले और उसके बाद की और दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मिला है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है कि जो बहुत सारे राजों को फाश करने वाला है और उन राजों के फाश करने के अलावा बड़ी कहानियां आपको मैं सुनाने वाला हूं, जो आप देखते जाइए और संभल कर रहिएगा। अगर आप कराची शहर में रहते हैं, अगर आप सक्खर में रहते हैं, आप नवाबशाह में रहते हैं, आप मीरपुर खास में रहते हैं, आप हैदराबाद में रहते हैं, तो अपनी जगहों को संभालिए, अपने मकानात को संभालिए। हो क्या रहा है, आपको खतरनाक खेल में बताने वाला हूं। खतरनाक खेल यह है कि आप इस इमारत को गौर से देखिए। यह इमारत जो आपके सामने नजर आ रही है, इस इमारत को पहले खतरनाक करार दिया गया और उसके बाद इसको डेमोलिश करने का ऑर्डर आया। पूरे कराची से लेकर कश्मीर तक जब लियारी में बिल्डिंग गिरी है तो उसके बाद एक नए धंधे का आगाज हुआ है और वो धंधा इतना खतरनाक है कि मार्केट में आवाजें आ रही हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं, आप जिस घर में रहते हैं उसकी हिफाजत कीजिए। मैं क्यों बता रहा हूं, जरा सुनिए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में एसबीसी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है राशिद नारेजो। राशिद नारेजो इस वक्त दो डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं और दोनों डिस्ट्रिक्ट में राशिद नारेजो वो नाम है कि जिनका कई इंक्वायरीज में पहले नाम आ चुका है और एक जमाने में बाकायदा उन पर ये इल्जामात मुबैना तौर पर आयद होते रहे कि वो सिस्टम के एक बड़े अहम हिस्सेदार हैं। यहां तक कि एक नोटिफिकेशन निकला था कि जिसमें कहा गया था कि ये जो लोग मौजूद हैं उन्हें उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मत रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको इस डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। अब धंधा क्या शुरू हो रहा है, आपको मालूम होगा कि जब ये इमारत गिरी थी तो ये इमारत को ना तो मखदूश करार दिया गया था और ना ही इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया था और ना ही इस इमारत को डेमोलिश करने का ऑर्डर आया था, लेकिन ये इमारत गिर गई। उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक नया धंधा शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो जो खतरनाक इमारतें हैं जिनकी लिस्ट तकरीबन 500 के करीब बताई गई थी, उन सबको खाली करवाया जाएगा और उन सबको गिराया जाएगा। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ एक बहुत अहम जगह है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की जमीन इस वक्त करोड़ों अरबों रुपए की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ इतना कंजेस्टेड हो गया है कि वहां पर इमारतें मिल नहीं रही थी। अब एक नया रेट खुला है और नए रेट के मुताबिक यह हो रहा है कि जानबूझ के कि अगर वहां पर ज्यादातर घर पगड़ी पर मौजूद हैं या फिर किराए पर मौजूद हैं, लोग खाली नहीं कर रहे और वो बड़ी ही कीमती जगह हैं, बाकायदा अब यह हो रहा है कि उसे खतरनाक करार दिलवाया जा रहा है और खतरनाक करार दिलवाने के बाद उसे मखदूश करार देकर उसे डेमोलिश करने के ऑर्डर का रेट खुला हुआ है। कई लोगों को इस वक्त इतलात आ रही है कि जबरदस्ती के ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि जिसमें उनके घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसका असल मालिक ये था और ये इमारत अब मखदूश हो चुकी है, फौरन खाली करवा जाएं, और बड़ी ही तेजी के साथ ऑपरेशन हो रहे हैं। एक माफिया इसमें सरगर्म है, इसमें एक बहुत बड़े शख्स का नाम आ रहा है, बहुत बड़े शख्स का नाम आ रहा है। आपको मालूम है कि एक मुहावरा मैं अक्सर कहता हूं कि एक मुहावरा है कि बहरान को जाया मत होने दो। यहां पर कीमती जानों का नुकसान हुआ और अब एक माफिया जगहों पर, जमीनों पर कब्जे करने के लिए बाकायदा ये लिस्टें तैयार करवा रहा है कि अगर जिनके मुकदमात अदालतों में भी चल रहे हैं उनको यहां से खतरनाक मखदूश करार देकर उसको डेमोलिश करवाया जा रहा है और उसमें बाकायदा टेक्निकल टीम इन्वॉल्व है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी साहब बहुत मसरूफ हैं और बहुत मसरूफ यूं हैं क्योंकि आजकल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा कराची से लेकर सिंध में बहुत एक्टिव हुई हैं और जब वो एक्टिव हुई हैं तो बिल्कुल मरियम नवाज की तरह का उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। जगह जगह उनको दौरे करवाए जा रहे हैं और तमाम के तमाम लोग इस सॉफ्ट न्यू लॉन्चिंग के ऊपर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सॉफ्ट न्यू लॉन्चिंग समझ रहे हैं आप? सॉफ्ट न्यू लॉन्चिंग का मतलब यह है कि आसफा भुट्टो जरदारी के गिर्द आपको परसों भी एक मुलाकात हुई, उसमें मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह साहब, आज जो दौरे हुए उसके अंदर नासिर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी साहब और साथ साथ अजरा पेशू साहिबा इस सारे मामलात में थी। तो अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और इस नए सिलसिले में कुछ आपको आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी मिलने वाली है। खैर, अब आइए अगली खबर की तरफ। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर आपकी इमारतें भाई निगाह रखिए, कोई भरोसा नहीं आप जिस अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं और अगर वो 20 साल 30 साल पुरानी है और वहां का मालिक अगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ जाकर ये साजबाज करता है कि आपकी इमारत महदूश हो गई है, आपको डेमोलिश किया जा रहा है, तो फौरन आपको खाली करवाया जाएगा, किराया दिया जाएगा और उसके बाद
आगे काम चलेगा। अब आगे काम चल कैसे रहा? हो ये रहा है कि पहले 400 गज से लेकर 700 गज तक की जो इमारतें, जो जगहें थी, उन पर पहले ग्राउंड प्लस 4 बनाने की इजाजत थी, लेकिन अब इन्हें इजाजत मिल गई है 8 मंजिला बनाने की। और अगर जगहें 1000 गज से ऊपर है तो उन्हें जो अथॉरिटी मिल रही है वो 20-20 और 22-22 मंजिला इमारतें बनाने की इजाजत मिल रही है, क्योंकि अब तेजी के साथ ये सिस्टम काम कर रहा है और तेजी के साथ जगहों पर कब्जा हो रहा है। तो इसलिए किसकी जगह कहां पर मखदूश इमारतों में कब्जा हो सकता है, अब ये आपको देखना है या आपकी इंतजामिया को देखना है। और उसी के साथ मेरे पास एक खबर ही आई, एक मैं कागज आपको दिखा रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट में यह है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ग्रेड 18 के जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने जो पेट्रोल सर्व किया वो 56 लाख रुपए का पेट्रोल सर्व किया। अब सोचिए, जरा गौर से सोचिए कि ये जो खास तौर पर ये जो गाड़ियां हैं, ये 18 ग्रेड के अफसर को दी जाती है या कुछ 17 ग्रेड के अफसर्स को दी जाती है। अगर इनकी तादाद आप अगर 50 भी लगाएं, यानी अगर 50 नहीं है, मेरा ख्याल से 15-20 है, तो ये लाख लाख रुपए का पेट्रोल बाकायदा PSO के पंप से जा रहा है और 56 लाख रुपए का बिल बनाएं। अब हुआ ये कि नया है SBCA के सरबराह, उन्होंने फौरन इस पर नोटिस लिया और कहा कि जरा बताइए तो सही कि पेट्रोल कहां का खर्च हुआ है। और इनके सारे मामला आजकल जो एडमिन देख रहे हैं वो हैं मुश्ताक साहब। तो मुश्ताक साहब लोगों से पूछते हैं खबरें कैसे लिखी, तो उनसे बताइए कि हमारी जादूगरनी हर जगह जाकर ये मामला देख रही होती है। आप जिस कागज पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं, दस्तखत कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जादूगरनी ने कैमरा लगाया होता है और हमें मालूम होता है कि कौन सी कार्रवाई कहां पर हो रही है। जो शख्स आजकल उम्रे पर गया हुआ है और उम्रे के बाद जाने के बावजूद भी, आप जरा, एक शख्स उम्रे पर गया SBC का, आप उसकी तनख्वाह का अंदाजा कीजिए और उसके रिहाइश को अंदाजा कीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके पास पैसे कहां से आते हैं और किस तरीके से आते हैं। खैर, आज बहुत ज्यादा इस मामले पर हो गया, लेकिन क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन थी इसलिए मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहां पर लोगों को बेघर करने का एक बड़ा मंसूबा बनाया गया है, इसलिए मुझे बताना यह बात बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरी खबर की तरफ चलता हूं और दूसरी और बड़ी और अहम खबर की तरफ चलता हूं। कल हमने जब प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो मैंने आपको एक बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात बताई थी कि जो डॉक्टर किन है, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत ठीक है, और मेरा ख्याल ये था कि जो मुझे इत्तला मिली थी कि वो 2 दिन के अंदर उन्हें जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि मेरी पास ये रिपोर्ट थी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया गया, और डिस्चार्ज करने के बाद कल ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मैंने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था वो करीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बहुत जल्दी किया था, और उसके बाद जब उनको वहाँ पर जो इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक फिर उन्हें वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने वहाँ पर फुटेज बनाया, फुटेज के साथ साथ उन्होंने जो गुलदस्ते उनको आए हुए थे वो उन्होंने वहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टाफ था उसे दिया, और उसके बाद वो घर रवाना हो गए। अब तक की जो डॉक्टर लप्किन की रिपोर्ट है और जो हॉस्पिटल की हमें जो चीज़ें मिली हैं उसके मुताबिक इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और अब वो अपने घर पर मुंतकिल हो गए हैं। तो ये फुटेजेस भी मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ, और ये चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूं कि जो सारी अफवाहें, जो सारी बातें थी, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें ज़्यादातर लोग जो खुश हो रहे थे उसमें उनके लिए मायूसी ही थी, और ये इत्तलात हमने आपको पहले ही दे दी थी कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या मौजूद है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि एक बड़ा मार्का चल रहा है और एक बड़ा मामला चल रहा है कि यहां पर ज़ाहिर है अगर आपको आशीर्वाद हासिल हो तो आप तमाम काम कर सकते हैं। मियां अजहर महमूद साहब का इंतकाल हुआ। मियां अजहर साहब के इंतकाल के फौरन बाद उनका बेटा हम्माद अजहर, जो कि इस वक्त इंतहाई मतलूब समझा जा रहा था, न सिर्फ वो अपने घर पर उन्होंने तदफीन में शिरकत की, बल्कि अब उनसे मिलने वालों का तांता बंधा हुआ है। उसमें साद रफीक साहब हों, फवाद चौधरी साहब हो, ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम के तमाम लोग आ रहे हैं। यकीनी तौर पर अगर किसी के यहाँ भी उसके वालिद का इंतकाल होता है तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वहाँ पर जरूर उसे शिरकत करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जब अगर आपके पास ऐसे भी मैंने वाकयात कराची शहर के अंदर देखे थे कि लोगों को अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने भाई के जनाजे में शिरकत करने की इजाजत नहीं होती थी, मगर जब उनको खास इजाजत होती है, और जब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे कि हम्माद अजहर को लाहौर में होते हुए, लाहौर तक आते हुए और लाहौर से जाते हुए और उनसे मुलाकातों के बावजूद भी इतनी छूट क्यों दी गई है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये सवाल वाज़ेह तौर पर पूछा जा रहा है कि क्या हम्माद अजहर के ऊपर आशीर्वाद, जिस पर शक किया जा रहा था, और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हम्माद अजहर क्या बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। इमरान खान के बेटे, जो कि इस वक्त अब्बू बचाओ तहरीक आप इसको नाम दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक ज़माने में मरियम नवाज ने भी अब्बू बचाओ तहरीक की, तो क्या हुआ? अगर वो अपने वालिद के लिए निकल रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका में होने वाली मुलाकातें, अब तक उन्हीं ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं कि जिनसे तहरीक इंसाफ राब्ते में थी। अब तक किसी बड़े हाई ऑफिशियल मीटिंग्स की बाज़गश सुनाई नहीं दे रही है, और तहरीक इंसाफ ने अभी तक इमरान खान के बच्चे कोई बड़ा मार्का सर करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो उनके बच्चों को साथ ले लेकर चले, और वो आजादाना तौर पर अपनी लॉबिंग इस वक्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जाहिर है उनको यहां पर नुकसान हो रहा है। अब मामला ये आ रहा है कि जब ये 5 तारीख के एहतजाज की कॉल दी जा रही है, तहरीक इंसाफ में जिस तेजी के साथ सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें अभी तक सिर्फ लाहौर पंजाब के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो
उनकी रुकनीत पर सवाल उठाया और उन्हें ज़ाहिर सज़ा हुई है 10 साल की। हमारी इतलात ये हैं कि अब अगले 15 दिन के अंदर तकरीबन 22 से 25 ऐसे अरकान असम्बली हैं कि जिन पर बाकायदा आइंदा दिनों के अंदर सज़ाएँ होने वाली हैं और तहरीक इंसाफ को उन सीटों से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मज़ीद कमज़ोर होगी। ये तकरीबन फार्मूला आगे चंद दिनों के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये मामला हो रहा है। एक खबर आपको मैं ये दे रहा हूँ। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और फिर बहुत सारी खबरें। कराची में डकैतियों का सिलसिला कुछ इस तरीके से बढ़ गया है कि अब एक दो लोग किसी से मोबाइल नहीं छीन रहे, बल्कि अब बाकायदा 10 और 12 लोगों का ग्रोह आता है। वो पूरी मार्केट पे कब्जा करता है और सुनार की दुकान पर कब्जा करता है। जिस वक्त का कुरंगी ढाई के अंदर यह वाकया पेश आया और वहां पर बाकायदा 10 से 12 मुलजिमान आते हैं, एक सुनार की दुकान को लूटते, उस सुनार को वहां पर गोली मारते हैं और उसके बाद जब अगले दिन उसका जनाजा होता है तो एक बार फिर उसी मार्केट के अंदर उसी तरह की डकैती होती है। अब सोचने की बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, यहां पर सिंध हुकूमत क्या कारनामा अंजाम दे रही है कि लोगों को खुली छूट दे दी गई। अगर वो पकड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट पर पकड़ ली है, लेकिन जो बाकायदा स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो मोबाइल छीनने की बजाय बराह रास्त बड़ी बड़ी दुकानों को, बड़ी बड़ी जगहों को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला, उनको पकड़ने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा है। इन वारदातों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह मैंने आपको ये बताई कि इस वक्त लगता यूं है कि सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस की इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, बल्कि उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट पर है। दूसरी तरफ एक बड़े मारूफ एंकर है उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब आपने देखा होगा, काफ़ी मशहूर आदमी है। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर ताज़ियत करते हैं। मैं उमर चीमा साहब के गम में बराबर का शरीक हूँ। जिन दिनों में हमें लापता किया गया था और जिन दिनों में हमारे घरों पर छापे पड़ रहे थे, उस दिनों में जिन सहाफ़ियों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी उसमें बहुत सारे नाम हैं और उसमें एक नाम उमर चीमा साहब भी हैं। उमर चीमा साहब को खुद भी क्योंकि एक वक्त में लापता किया गया था, तो जब हमारा वाक़या रूनुमा हुआ था और हमारे घरों पर छापे पड़ते थे तो उमर चीमा साहब ने न सिर्फ ट्वीट किया था बल्कि उसके लिए आवाज़ भी उठाई थी। उनकी वालदा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और साथ साथ आज जब उनकी नमाज जनाजा थी तो वहाँ पर वफाकी वज़रा से लेकर कई आला शख्सियात ने शिरकत की है। दूसरी तरफ काशिफ अब्बासी साहब एक मारूफ एंकर है, क्योंकि उनकी भी पाबंदी है उनके ऊपर भी। तो काशिफ अब्बासी साहब की जो पाबंदी है, उनकी खुशदामन का इंतकाल हो गया था, तो जिसके बाद उनके यहाँ पर पूरी अपोजिशन पहुँची थी, हुकूमत वहाँ पर नहीं पहुँची थी, अपोजिशन वहाँ पर पहुँची। और उसकी बहुत अरसे बाद काशिफ अब्बासी साहब की फुटेजेस सामने आई हैं कि जिसमें वो उनके यहाँ पर दुआ में शिरकत की। दो ही बड़े वाक़यात थे और ख़ास तौर पर ये बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़े अहम मामले की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह थी कि जिसका मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में जिक्र किया कि ये अंकल कौन है। अब अंकल कौन है, ये एक बड़ा मामला है। मामला ये हुआ है कि एक खातून है जिसे लंदन के अंदर पकड़ा गया और लंदन के अंदर उसको पकड़ा जो गया है, उसको पकड़ने पर वो अपने 4 बच्चों और अपनी बहू के साथ मैक्सिको से स्मगलिंग करती थी। और वो जो स्मगलिंग करती थी और उसमें तकरीबन 185 किलोग्राम कोकीन उन्होंने स्मगल किया। इन्हें नवंबर 2024 में, यानी आज से 8 महीने पहले इन्हें पकड़ा गया था और अब उन्हें बाकायदा सज़ा दी गई है। जो सज़ा दी गई है इस खातून को, नाना को, उसका एक बड़ा अहम चीज़ मिली है और वो बड़ी अहम चीज़ ये मिली है कि उनका ताल्लुक और जो इसको पूरी चीज़ को ऑपरेट करता था, यानी कि जो उन्हें कमांड देता था और जो मैक्सिको से सारी स्मगलिंग और सारे मामलात को देखता था, वो एक शख्स था जिसका नाम है अंकल। यानी हमारे अंकल समझ रहे ना कि बड़ा मशहूर नाम है अंकल। अंकल जो है वो सारे मामलात को देखा करता था और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो पाकिस्तान से ही सारी इंस्ट्रक्शन दिया करता था। यानी कि जो पूरा ये स्मगलिंग का नेटवर्क चला करता था कि जहाँ पर मैक्सिको तक ये कोकीन पहुँचती थी, फिर मैक्सिको से ये लंदन तक पहुँचती थी और पूरे यूरोप में फैलती थी। इसमें एक बड़ा अहम कैरेक्टर जिसके मुतालिक इशारा किया जा रहा है वो है अंकल। और अब तक जो बर्मिंघम में जो पुलिस को तमाम डिटेल्स मिली है उसमें ये ऑपरेटर जिसके साथ फ़ोन पर इनका रब्ता था और वो जो अंकल है वो सारा सिलसिला बताते थे कि कब, कहाँ पर, किस वक्त ये पूरा सिलसिला आ रहा है और किस तरीके से चल रहा है। अब इस अंकल के बारे में ज़ाहिर बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और इस अंकल के नंबरों से इसकी ट्रेसिंग का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी और ख़ास तौर पर इसकी कुछ कड़ियाँ कराची से लेकर वज़ीरिस्तान तक मिल रही है। एक बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान से लेकर कराची, कराची से लेकर मैक्सिको और मैक्सिको से लेकर बर्मिंघम तक और पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे नेटवर्क का एक नेटवर्क मौजूद है जिसे आप इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम करार दिया जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक इस अंकल की तलाश जारी है और आइंदा चंद अरसे के दौरान आपको इस अंकल के हवाले से एक बड़ी खबर मिलने वाली है। ये भी मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी जादूगरनी है उन्होंने बताया है कि जनाब उनकी तलाश यहाँ पर जारी है और आइंदा दिनों के अंदर एक बहुत बड़े नेटवर्क की गिरफ्तारी की इतलात भी आपके सामने आने वाली है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान से कोई नेटवर्क चला रहा है तो उसका नाम है अंकल और उस अंकल की तलाश का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आइंदा दिनों के अंदर अब ये गिरफ्तारी कब जाहिर की जाती है या कब ये मामला सामने आते हैं, ये आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको मालूम हो जाएगा। और इसमें कराची में मौजूद कुछ बड़े नाम जिसे अंकल कहा जा सकता है वो उन तक भी हाथ पहुँचने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका है। ये हो गई एक और खबर।
अगली खबर ज़ाहिर एक और बड़ी खबर कल हमने एक जिक्र किया था कि जनाब वाला आफाक अहमद साहब का एक ऐलान सामने आया कि जिसमें अजरक की जगह पाकिस्तानी परचम की बात की गई थी। उसके बाद हमारी इतलात मिली है कि कुछ आला सतह पर कुछ राब्ते हुए हैं और इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए या इस मामले को हल करने के लिए हो सकता है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड या सिंध हुकूमत के पे थोड़ा सा दबाव बढ़े और आइंदा चंद दिनों के अंदर इम्कानात ये है कि इस हवाले से कोई बड़ा अहम इजलास भी होने वाला है कि आखिर नंबर प्लेट के लिए यही एक ऑप्शन दिया जाए या दूसरा ऑप्शन भी रखा जाए या नहीं रखा जाए। मैं इस हवाले से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ खबरें हम तक पहुँची है, अब वो खबरें कब तक सही होती है, कब तक ठीक होती है, ये आइंदा दिनों के अंदर मालूम होगा। लेकिन ये अवामी प्रेशर एक बनता जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो खेल खेला था कि अजरक कार्ड खेलते हुए, सिंध कार्ड जो होता है उसको खेलते हुए अपने वोटर्स को ये बताया जाए कि देखिए जनाब हम कितना सिंध के लिए काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। भाई लोगों के घर में पानी ना आए, बिजली ना आए, गैस ना आए, सहूलियात मौजूद हो या ना हो, मलेरिया से हज़ारों लोग मर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिंध हुकूमत की कार्ड खेलना चाहती है कि किसी तरीके से भी ये कार्ड खेला जा सके और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुई है लोगों को प्रोवोक करने में, लोगों को उकसाने में। एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब याद होगा आपको कि सिंधी को लाजमी करार देकर भी ये कार्ड खेला था और अब फिर वो अजरक को ये कर ये कार्ड उसने खेला है अपने वोटर्स को ये बताने रही है कि जनाब हमने 17 साल में आपको पानी दिया हो ना दिया हो, लेकिन हम अजरक को नाफिज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।